Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the next topic of the chapter Body Fluids and Circulation of class 11th Biology. So without any delay, let's start. तो आज हम जो टॉपिक डील करने वाले हैं उसका नाम है लिम्फ. तो क्या होता है लिम्फ? एनसीईआरटी कहती है जब हमारा ब्लड जो है जब वो आर्टरी लेकर के जाती है हमारा ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, तो जब ब्लड जाता है टिश्यूज़ के पास या ऑर्गन्स के पास तो उसका मेन मोटिव ये होता है ताकि वो ऑक्सीजन का और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज कर सके, वो न्यूट्रिएंट्स और कार्बन और ऑक्सीजन जो है हमारे ऑर्गन्स को दे सके और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको लेकर के वेन्स बनाता हुआ निकल जाए. तो इस एक्सचेंज के लिए जब उसे हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेनी है और भी जो बाकी रिमूवल होना चाहिए, वेस्ट रिमूवल होना चाहिए वो लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फ्लूइड का यूज़ करते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं. अब ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? अब इस टिश्यू फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन होती है वो ऐसी होती है कि ब्लड के अंदर का पानी, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एनसीईआरटी कहती है कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी जा सकते हैं और छोटे छोटे प्रोटीन्स जाते हैं. लार्जर प्रोटीन्स ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं. मैं दोबारा बोल देती हूँ, टिश्यू फ्लूइड बनाने के लिए वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे प्रोटीन्स, लार्जर प्रोटीन्स ब्लड में ही रहते हैं और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जाते हैं. ठीक है, वो सेल्स तक जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड बनाते हैं और वहाँ से एक्सचेंज करके आ जाते हैं. ठीक है, अभी ये जो फ्लूइड है ये वापस कैपिलरी के अंदर जा सकता है क्या? तो नहीं. ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है इसको ले जाने के लिए और वापस इसको ड्रेन करने के लिए मेजर वेन यानी कि वेना कावा के अंदर ड्रेन करने के लिए एक अलग सिस्टम इन्वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. अब इस लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं या फिर बोल सकते हैं अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गए, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. अब मैं एक और बात बता दूँ जो शायद इधर वाले पोर्शन में लिखा है लेकिन वो 12th एनसीईआरटी में लिखा है कि लिम्फ नोड एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बैठे होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो उसका वहीं खेल ख़त्म कर देंगे. दिस इज़ द थिंग जो कि लिखी हुई है एनसीईआरटी 12th में. तो मैंने बता दिया कि जो लिम्फ होता है उसका कॉम्पोजिशन किस तरीके का होता है, यानी कि पानी आएगा लिम्फ के अंदर. दूसरी बात, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोटीन्स आएंगे. तीसरी बात, इसके अंदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस आ जाएंगे. चौथी बात, इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आते. थोड़े बहुत जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वही सिर्फ इसके अंदर आ सकते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आते. एनसीईआरटी में ये और चीज़ लिखी हुई है, इट हैज़ अ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. इसका मतलब क्या है? मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने लिखा, जैसे प्लाज्मा में लिखा हुआ है कि क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ग्लूकोज, ये सब ट्रांजिएंट अमाउंट में हो सकता है. ट्रांजिएंट अमाउंट में यानी कि ये घटता भी है और बढ़ता भी है, अलग अलग टाइम पे घटता भी है और बढ़ता भी है. सेम यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे प्लाज्मा की जो कॉम्पोजिशन रहती है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, है ना, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट, तो वैसे ही काइंड ऑफ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे लिम्फ के अंदर भी देखने को मिल जाता है, फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी देखने को मिल जाता है. अब मैंने जैसे बता ही दिया था कि ये जो सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की वेन्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स होती हैं वो ले जा करके मेजर वेन्स यानी कि एग्जाम्पल वेना कावा में जाके डाल देती है और फिर ये जो लिम्फ निकला था वो वापस हमारे जो मेन सर्कुलेटरी पाथवे है उसके अंदर आ जाता है. अब एक और बात मैं बता दूं कि लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है. ठीक है, और बाकी कॉम्पोजिशन तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्लाज्मा जैसा होता है, बाकी उसके अंदर पानी होता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज होते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आते उसके अंदर, कुछ लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और ये लिम्फोसाइट्स उसके इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, ये सब मैं चीज़ बता चुकी हूँ. और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे मैंने बता दिया था कि लिम्फ या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ऑक्सीजन का या फिर गैसेस एक्सचेंज के लिए और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है काफ़ी हद तक. और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट के लिए लिम्फ काफ़ी हद तक अच्छे से रोल प्ले कर सकता है. ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लास्ट लाइन लिखी हुई है लिम्फ वाले पोर्शन की, कि फैट्स आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. तो इंटेस्टाइनल विलाई जो होती है, देखो इंटेस्टाइन जो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए स्पेसिफिकली ले लो. तो जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर यहाँ पे विलाई ये बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. ठीक है, विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं ताकि जो अब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है वो और अच्छे तरीके से इन्हांस हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे विलाई में कुछ कैपिलरीज होती हैं. पहले तो मतलब आर्टरी होती है और वेन होती है, तो बीच में जाकर के जहाँ पे विलाई वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कैपिलरीज बन जाती हैं ताकि जो वॉल लाइनिंग हो वो पतली हो तो ईजिली जो अब्जॉर्प्शन का काम है वो हम अच्छे से कर सकें. ठीक है, अब एक पहली बात तो ये हो गया.
दूसरी बात, इन्हीं विलाई के अंदर लैक्टेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब लैक्टेल्स भी जब अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है और जो कैपिलरीज हैं वो भी अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कैपिलरीज होती है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का अब्जॉर्प्शन करने में बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है, लेकिन लैक्टेल्स जो होती है, जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, उनका अब्जॉर्प्शन करने में बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अब्जॉर्प्शन विच इज़ डन बाय कैपिलरीज एंड द लैक्टेल्स। अब एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर दी, लेकिन एक पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा, वो ये है, कभी कभी ना हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि सीरम और लिम्फ में डिफरेंस कुछ है या नहीं है, बिकॉज प्रोटीन्स तो उसमें भी नहीं आ रहे थे, यहाँ पे भी प्रोटीन्स नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सीरम होता था तो हम सीरम की डेफिनेशन देते थे प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर क्लॉटिंग प्रोटीन्स। प्लाज्मा जो था, जो कि ब्लड का 55% बना रहा है, उसमें से भी हमने जो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फिर क्लॉटिंग एलिमेंट्स हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो पड़े हुए थे, ठीक है, फेरोनोजन हो गया, वो सब हटा देंगे, तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको हम सीरम बोल देते हैं। लेकिन लिम्फ की थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है। लिम्फ की डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी प्लाज्मा पड़ा हुआ था हमारे पास, उसमें से हमने क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो हटाए, ठीक है, उसके अलावा भी जो बड़े बड़े प्रोटीन्स थे या मेजर अमाउंट ऑफ बड़े बड़े लार्जर प्रोटीन्स थे, उनको भी हटा दो, तब जो बनेगा वो लिम्फ होगा। यानी कि एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि लिम्फ इज इक्वल्स टू सीरम माइनस लार्जर प्रोटीन्स, बिकॉज सीरम में वो लार्जर प्रोटीन्स आ रहे थे, सिर्फ उसमें जो प्रोटीन्स नहीं आ रहे थे वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स थे। लेकिन यहाँ पे जो लिम्फ में है, लिम्फ में क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो नहीं आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लार्जर प्रोटीन्स भी नहीं आ रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।